तो आइए दोस्तों, लर्निंग मंच में आप लोगों का स्वागत है। और लर्निंग मंच के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोगी। और हिंदी पेडागोगी को अगर हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ समझ जाते हैं तो हमारा C-TET बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आप लोग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदी पेडागोगी। हिंदी पेडागोगी के अंतर्गत जो है हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक का नाम है भाषा शिक्षण सिद्धांत। भाषा शिक्षण सिद्धांत अगर हम पढ़ लेते हैं तो इससे यहाँ देखिए 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को भी हल करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा शिक्षण सिद्धांत। देखते हैं भाषा शिक्षण सिद्धांत। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लें शिक्षण सिद्धांत क्यों ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षण सिद्धांत, किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए एक सिद्धांत होना, एक प्रिंसिपल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम शिक्षण करा रहे हैं तो हम उसके लिए एक सिद्धांत होना चाहिए ताकि बच्चों को इसका जो है अच्छा बेनिफिट पहुँचे। तो चलिए देखिए, हम लोग आपका पहला पॉइंट जो है, ये पहला पॉइंट है जिसका नाम है रुचि जागृत करना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये रुचि जागृत करना, ये यहाँ पर आप लिखा हुआ है रुचि जागृत करना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि छात्र के लिए शिक्षण तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक वह उसमें रुचि नहीं लेगा। पहले दंड या अनुशासन के माध्यम से ज्ञानार्जन की प्रेरणा दी जाती थी, लेकिन अब रुचि जागृत करने पर बल दिया जाता है, जिससे स्वेच्छा पर पूरा ध्यान केंद्रित कर शिक्षण ग्रहण करें। तभी वो पाठ के सही उद्देश्य और मूल भाव को समझकर शिक्षण सफल बनाएगा। यानी आप मोटा मोटी ये समझ गए कि अगर कोई बालक है, अगर उनकी रुचि है तभी वो पढ़ेगा। तो हम लोग एक टीचर के होने के नाते हम बालक में रुचि जगाने का प्रयास करेंगे। हम ऐसे टॉपिक को लाएंगे जिसमें बालक को जो है रुचि जागृत हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। हम लोग जानते हैं कि मोटिवेट, जब तक आप किसी भी बालक को अगर मोटिवेट नहीं करेंगे शिक्षण के प्रति, तो वो बालक जो है पढ़ने में मन नहीं लगेगा उसको। इसीलिए इसको कहा गया है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। हम बच्चों को जो है जिस भाषा को सिखाना चाहते हैं उसके लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बालक को यह भाषा अधिगम हेतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है रुचि, अवस्थाओं और प्रयोजन, यानी प्लानिंग का बोल सकते हैं प्रयोजन को, शिक्षण में प्रमुख प्रेरक होते हैं। उद्देश्यहीन प्रयोजन शिक्षण कार्य में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। यानी हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई भी काम करना है तो आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं है तो हम लोग उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक प्लानिंग होना चाहिए। तो इसलिए कहा कि अगर प्रयोजन शिक्षण कार्य में अगर कोई आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है और बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप समझिए कि आपके शिक्षण कार्य में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। इसलिए हर एक संभव प्रयास द्वारा छात्रों को ज्ञानार्जन हेतु प्रेरित करना शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब चलिए अगला जो टॉपिक है आपका, जो अगला जो सिद्धांत है उसका नाम है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करते हैं, यानी सोशल इंटरेक्शन, समाज से जुड़े रहने के साथ ही जो है वो भाषा सीखते हैं। हम लोग जानते हैं कोई भी बालक जो है घर में सबसे पहले मम्मी पापा और भी अन्य सदस्यों से वो क्या करते हैं, बोलते हैं, तभी वो जो है किसी भी भाषा को सीखते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है कि बच्चा जो है सामाजिक, यानी किसने कहा, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। यानी आपको यहाँ ये भी लिखा रहेगा कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता है। ये किसने कहा था, तो वाइगोत्स्की ने कहा था। यह प्रक्रिया सरल, सहज एवं स्वाभाविक रूप से होती है। यदि उसके परिवार समाज में कोई भाषा संबंधी त्रुटि है
तो वह मातृभाषा के प्रभाव से बच्चे में आ जाती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी काम करते हैं घर में, बच्चे उनका अनुकरण करते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट देखिए, आपका अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट का नाम है भाषा अर्जन का सिद्धांत। क्या है? भाषा अर्जन का सिद्धांत। यह सिद्धांत मुख्यतः चॉम्स्की का दिया हुआ है। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है? तो चॉम्स्की ने दिया है। किसने दिया है? चॉम्स्की ने। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द में भी सीख जाते हैं। तो ये यहाँ भी जो आप देख पा रहे हैं, चॉम्स्की ने जो कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है या जन्मजात क्षमता है। तो यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अगर कह दे कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये किसने कहा था, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? चॉम्स्की। चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, इसको बहुत बार पूछा भी है। चॉम्स्की महोदय ने ही कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चलिए अब अगला सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। हम लोग जानते हैं करत करत अभ्यास, जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात, सिल पर परत निशान। यानी अगर आपने सुना होगा, बृहद्राज की कहानी को भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि बृहद्राज ने जब देखा कुआं में कि रस्सी के घिसने से, बार बार घिसने से पत्थर घिस सकता है, तो फिर हम जो अगर बार बार मेहनत करें तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो ठीक इसी तरह है, यहाँ पर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है और निपुणता भी आती है। भाषा प्रयोग के अधिक लिखित, मौखिक या वैचारिक अवसर मिलना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप भाषा सिखा रहे हैं तो भाषा सिखाने के लिए आपको मौखिक भी बोलना, बच्चों में अभ्यास कराना होगा, लिखित भी अभ्यास कराना होगा, तभी बालक क्या करेंगे, वो बहुत आसानी से सीखेंगे। चलिए अब अगला पॉइंट है आपका जीवन समन्वय सिद्धांत, जिसको हम लोग अज्ञात से ज्ञात की ओर कहते हैं। यह वैज्ञानिकों द्वारा सर्वमान्य है। बच्चों में उन विषयों में बहुत रुचि लेते हैं जो अपने जीवन से संबंधित लगती है। यानी जिस चीज़ को वो अपने जीवन से कोरिलेट करके सीखते हैं या जानते हैं, तो उन चीज़ों को बहुत आसानी से सीखते हैं। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं और ये सही, बिल्कुल सही बात है। इसलिए किसी भी विषय को बच्चों के जीवन से जोड़कर उदाहरण द्वारा सिखाने से बच्चे पूर्ण रुचि और प्रतिभागिता से सीखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अगर आप जब पढ़ाएं तो उसके जीवन समन्वय, उससे जीवन से रिलेटेड लेकर अगर पढ़ाते हैं और किसी टॉपिक को, तो वो बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं। ये भी भाषा शिक्षण के एक सिद्धांत है। चलिए अब अगला पॉइंट है आपका उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत। क्या है उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत? तो देखिए आपका लिखा हुआ कि यह बहुत ज़रूरी है कि शिक्षण से पूर्व एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ें। इसी से सही पाठ सामग्री का चयन कर बच्चों को निश्चित समय में निर्धारित ज्ञान देने का प्रयास सफल हो सकता है। उद्देश्य व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित कैसे भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों की श्रवण क्षमता का ज्ञान, काव्य पठन का कौशलों का इत्यादि। यानी आपका एक कोई भी शिक्षण है, आपका उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, आपका कोई मोटो होना चाहिए पढ़ाने का, कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को। अगर इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य है, ये भी हमारा शामिल होना चाहिए। चलिए अब अगला पॉइंट है आपका, अगला है विविधता का सिद्धांत। ये देखिए आपके सामने आ गया विविधता का सिद्धांत। ये आप देख पा रहे हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है। शिक्षक को इस बहुभाषिकता को कठिनाई में नहीं अपितु संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। विविधता प्रतिभा, शारीरिक क्षमता, विचारों के आधार पर भी हो सकती है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वो सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सही पाठन सामग्री का चयन करें। एक समावेशी कक्षा का आयोजन करने में सामर्थ्य हो, जहाँ हर प्रकार के छात्रों को भाषा सीखने के समान अवसर मिले। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपकी क्लास में विविध तरह के बालक हैं,
बहुत सारी भाषा को लेकर आए हैं, तो भी आपको क्या करना है, उसके विविधता का सम्मान करना चाहिए। ये आपका जो है पूछा जाता है कि अगर बालक आपके कक्षा में जो है बहुत सारी भाषा लेकर आए हैं, क्या करेंगे आप उसको कक्षा से भगा देंगे या आप उन्हें क्या करेंगे? तो उसमें एक आपके पास जो है सकारात्मक पॉइंट होगा कि बच्चों को विविधता का सम्मान करेंगे, उनकी भाषा का सम्मान करेंगे, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, टिक कर देना है। चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।